अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिटेल देखी थी कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, कौन से स्पेक्ट्रल रीजन्स हैं, और ओरिजिन हमने देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल। आज के हमारे टॉपिक में है कि हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है। अब वेव नंबर पहले से मैंने बताया हुआ क्या होता है कि एक अगर कोई स्पेसिफिक एरिया में कितनी वेव्स आती हैं या कितने क्रस्ट से ट्रफ बनते हैं उसे हम कहते हैं वेव नंबर। और अब ये वेव नंबर हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे? एक हमारे पास है सिंपलेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन, क्योंकि बोहर ने सिंपलेस्ट एग्जांपल दी हुई थी। हाइड्रोजन को मॉडल को लेकर चल रहा था वो। अब हाइड्रोजन में इसके सेंटर में जो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में गया है और उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। जब वो वापस रिटर्न हुआ है E2 से N2 से N1 की तरफ, तो उसने एनर्जी जो है वो एमिट की है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स में क्वांटम बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ये कितनी वेव्स थी? 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स यहाँ से निकली हैं उसको हम कहते हैं कि वो वेव नंबर, और वही हमने कैलकुलेट करना है आज। ये हमारे पास है N1, ये है N2, ये है N3। यहाँ की जो एनर्जी होगी वो E1 कहलाई जाएगी। N2 जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी होगी वो E2 होगी। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी इसी तरह E3 हम करेंगे। वेव नंबर डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होगा, उससे पहले हम एनर्जी फाइंड करेंगे, देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, उसके बाद वेव नंबर का फॉर्मूला में फिट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कौन सी? कि एक इलेक्ट्रॉन मूव किया है N2 से N1 की तरफ, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप किया है, तो कितनी एनर्जी वहाँ से एमिट हुई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब E जो है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, E = E2 माइनस E1। ये हमने डिस्कस किया हुआ है ये फॉर्मूला। और इस डेल्टा ई जिसे हम कहते हैं, यानी एनर्जी का जो ये डिफरेंस, ये एनर्जी कौन सी होगी? ये वो एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब हुई होगी या एमिट हुई है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स में। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट in the form of photons, ओके। अब हमने कैलकुलेट करनी है पहले E2 में कितनी थी और फिर हमने देखनी है E1 में कितनी थी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में एनर्जी के लिए एक जो ओवरऑल हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता था, डेट इज इक्वल टू -z² E4m/8ε0² h²n²। अब n जो है, ये सारी वैल्यूज़ हमने कहा था कांस्टेंट है, n जो है वो यहाँ से वेरी कर रहा होगा। अब यही एनर्जी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट करनी है E2 में भी और E1 में भी। जब ये E2 की वैल्यू क्या होगी? E2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, -z² E4m/8ε0² h², और n की जगह पे हम क्या यहाँ पे रखेंगे? क्योंकि n जो है ये हमारे पास E2 ले रहे हैं, तो n क्या हो जाएगा? n2²। ये हमारे पास E2 की वैल्यू आएगी। अब हम इसी फॉर्मूले से E2 की बनाई है, इसी तरह हम E1 की बनाएंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? E1 = -z² E4m/8
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर N2 की जगह पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम N1 शेल की एनर्जी को निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा N1 स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। कौन से शेल नंबर 1 में भी एनर्जी कितनी है और शेल 2 की एनर्जी कितनी है। अब इन दोनों को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। तो हम इस फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास कैसे आएगी, डेल्टा ई फॉर्मूला था इज इक्वल टू E2 माइनस E1, या ई इसको लिखें भी तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें। E2 की वैल्यू है माइनस जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर N2 स्क्वेयर माइनस, और E1 की वैल्यू क्या है माइनस जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर N1 स्क्वेयर। ओके, ये अभी मैंने दोनों को वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई देखें, माइनस जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर N स्क्वेयर स्क्वेयर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस के बाद ये वैल्यू क्या बन जाएगी जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर N1 स्क्वेयर। ओके, अब इसको रीअरेंज करते हैं। बाय रीअरेंज से रीअरेंज करें कि प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लें, जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर N1 स्क्वेयर माइनस इसके साथ क्या है माइनस जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर N स्क्वेयर N2 स्क्वेयर। अब देखें, इसमें हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, कॉमन है। ये जी स्क्वेयर E4 इसमें भी है, इसमें है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर, इनमें भी है ये वैल्यूज़। और हमें पता है कि ये कांस्टेंट भी हैं, और ये कांस्टेंट भी हैं, कॉमन भी हैं, तो हम इनको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो हम यूँ लिखेंगे, जो वेरिएबल्स हैं N1 स्क्वेयर माइनस N2 स्क्वेयर। ये हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट हुई है E2 से जब इलेक्ट्रॉन जंप किया है किसमें, E1 की तरफ, तो ये एनर्जी आई है। ये सबसे पहले वाला पॉइंट मैंने आपको कहा है कि वेव नंबर जब हमने कैलकुलेट करना है तो उससे पहले हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फिर एनर्जी को कैलकुलेट करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, देन हमारे पास वेव नंबर कैलकुलेट होगा। तो अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है जिसमें हमने कैलकुलेट क्या किया है, एनर्जी को। कहाँ से कहाँ, जब इलेक्ट्रॉन जंप किया है शेल 2 से शेल 1 की तरफ। अब जब हम इन सब को कैलकुलेट करते थे, हमें पता है ये जी हम सिंपलेस्ट हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, और जी क्या, प्रोटॉन नंबर को शो करता है, और हाइड्रोजन में प्रोटॉन नंबर 1 है, यानी आप जी इज इक्वल कर देंगे 1 के। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम होता है, मैस भी मालूम होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट होती है की हुई है, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। जब हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 2.18 10⁻⁻18, और आगे इसके आप वही वेरिएबल्स लिख लें, 1 स्क्वेयर माइनस N2 स्क्वेयर, और ये एनर्जी का यूनिट जो होगा वो जाउल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जाउल्स में होती है। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है, यानी डेल्टा ई क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है N2 से N1 की तरफ। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। हम इस हिस्से को जो है इरेज कर लेते हैं।
हमारे पास है अब कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकेंड स्टेप है हमारे पास फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू एच वी, ये पढ़ा हुआ है हमने। एच वी किसको, ये एच म्यू है, और ये किसको, हम इसको क्या बोलते थे, एच म्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और वी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। वी क्या है, फ्रीक्वेंसी को शो करता है, और ई क्या है, एनर्जी है। अब एनर्जी एच वी ई की जगह पे हम ये वाली वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की है पहले स्टेप से, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, क्योंकि वेव नंबर डायरेक्ट कभी भी फाइंड नहीं होता। तो पहले हमें जो एनर्जी फाइंड किया है वही हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एच वी इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगी हमारे पास जी स्क्वेयर E4m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। ठीक है, ये वाली वैल्यू को हम लेंगे। यहाँ तो हमने वैल्यू फाइंड आउट की हुई है ना, हम इसी वैल्यू में इसको एडजस्ट करेंगे। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी को इस साइड पे रखेंगे, और एच क्या है ये इधर ले आएंगे। तो जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जेड स्क्वेयर E4m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये एच भी इधर आ जाएगा H1 की फॉर्म में, और बाकी क्या है 1/n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर। तो ये हमारे पास फाइनल क्या बन जाएगी, जी स्क्वेयर E4m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर H3, 2 और 1 3 हो जाएंगे, H क्यूब यानी 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आई है। हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है जी स्क्वेयर E4m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच क्यूब 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n स्क्वेयर n2 स्क्वेयर। ये वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कहाँ से, n2 से n1 की तरफ जंप किया है, तो जो फोटोन जो वेव्स यहाँ पे एमिट हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स में, उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये होगी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल एक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। मैंने आपको बताया कि हमें पहले 2 स्टेप करने हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, फिर कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन हम यूज़ करेंगे वेव नंबर वाला फॉर्मूला, और हम ये वैल्यूज़ उसमें रखेंगे। तो इससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। हमारे पास है अब कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, ठीक है। अब वेव नंबर का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमने पढ़ते थे, ये मैंने आपको बताया था जब हमने किया भी था कि ये फिज़िक्स में हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। और हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया था, ये C इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये वाली टर्म यूज़ की थी V, तो हम इस टर्म को यूज़ करेंगे और लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास अब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट V फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे शो करें और C ओवर लैम्डा कर दें, इसको मज़ीद आप अरेंज करें तो आपके पास ये किस तरह से बन जाएगा, VC 1/λ। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है, जहाँ पे
1/λ मैंने आपको बताया हुआ है किसके इक्वल होता है, 1/λ इज इक्वल टू वी बार। अब ये जो वी बार होता था ये हमने डिस्कस किया हुआ है, किसको शो करते हैं, वेव नंबर के लिए होता है। तो अब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, v इज इक्वल टू सी और 1/λ की जगह पे मैं ये लिख दूंगी v बार। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, इसी की हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी, इसको हल किया था, हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन गई थी। इसी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, यानी कि v की जगह पे हम ये फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू लिखेंगे। ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, सी वी बार इज इक्वल टू दिस वैल्यू कर देंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की इक्वल है। तो जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h क्यूब 1/n स्क्वेयर n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ओके, ये हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, हमें इन सब की वैल्यूज़ पता होती हैं। E4m, आप CV बार इज इक्वल, अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, वेव नंबर। तो ये C कहाँ चला जाएगा, इस साइड पे हम ले जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, V बार इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बन जाएगी, जी स्क्वेयर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h क्यूब C 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो कि फाइनल इक्वेशन है। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ आपको बताई हुई हैं, क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, और इनकी वैल्यूज़ अगर मैं आपको लिख दूँ दोबारा से, तो यहाँ जी हमारे हमेशा इक्वल होता है किसके, 1 के, हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि ये जी मैंने आपको बताया प्रोटॉन नंबर को शो करता है, और हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी वो कितना है, 1.602 1.6022 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। मैस कितना होता है, हमारे पास जो मैस की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हमारे पास m की वैल्यू होगी, 8 एक वैल्यू है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट याद रखना है, अब इसका यूनिट है थोड़ा सा लेंथी, यानी कि कूलम, और कूलम स्क्वायर जाउल पर मोल। ओके, ये इसका यूनिट है। एप्सिलॉन नॉट का भी हो गया। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो एच की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, यूनिट क्या है, जाउल सेकेंड। और उसके बाद है एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं है, वो है सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी थी, 3.0 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब जब आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखते हैं तो v इज इक्वल टू जी स्क्वेयर करके, इन सारी वैल्यूज़ के पास आप, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे इस कांस्टेंट को जो शो करवाया गया, जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1.09678 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आती है। उसके बाद आप यहाँ का कांस्टेंट लिख लें, 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। अब देखें ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे इसको हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट जी स्क्वेयर, उसके साथ आप आर यहाँ पे लगाएंगे इस वैल्यू की जगह पे, तो हमारे पास, इसको यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ, ये हमारे पास बन जाएगी
वी, इसको मैंने कहा है कि इस वैल्यू को आर से डिनोट करेंगे। v इज इक्वल टू जी स्क्वेयर आर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। अब ये r जो है, ये जो हमने वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट किया, ये उसकी वैल्यू है r, जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, RYD/BERGS बर्ग्स कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू है। अब z हमें पता होता है किसके इक्वल है, 1 के, तो वेव नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, r 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ये हमारे पास फाइनल जो है, हमें जो फाइंड आउट करना था वेव नंबर, ये वैल्यू आती है, ये इक्वेशन आ गई। वेव नंबर मैंने आपको बताया क्या होता है कि यहाँ से जब जंप करता है इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल की तरफ, तो उसने एनर्जी को यहाँ से एमिट किया है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ पे हमें वेव नंबर किसे कहेंगे कि एक 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर का एरिया है, इस 1 मीटर के अंदर कितनी रेज पास आउट हुई हैं यहाँ से, यानी कितने क्रस्ट से सेकंड क्रस्ट तक एक वेव बनती है, या कितने ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक कितनी वेव्स, ये वो एक वेव बनती है ना, एक क्रस्ट से एडजेसेंट के दूसरे क्रस्ट तक, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक एक वेव होती है। तो हमने देखना है 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स पास हुई हैं, उसको हम कहते हैं वेव नंबर। तो ये हमने कैलकुलेट किया है रेडबर्ग कांस्टेंट। आप जब आपको क्वेश्चन जो होता है बोर्ड में इसी तरह से आएगा, तो यहाँ तक आप कर लें तो ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप स्पेसिफाइड करें। हाँ, अगर पूछा जाता है तो आप स्पेसिफाइड कर दें, और कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा वैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। तो आप यहाँ n1 लिखेंगे, n1 की जगह पे 1 पुट करेंगे, उसका स्केयर लेंगे, इसी तरह n2 पे आप 2 पुट करेंगे, उसका स्केयर लेंगे ओवर 1। इसको आप जब यानी कि सिंप्लीफाई करें, और उसके बाद r कांस्टेंट के साथ जो इसकी वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू आएगी वो आपको एक स्पेसिफाइड वैल्यू होगी कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है n2 से n1 शेल की तरफ, तो इतनी वेव्स वहाँ से एमिट हुई हैं। ओके, तो ये बोर्ड के लिहाज से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन तो आता है हमें, अगर अलग अलग पार्ट्स की तरफ देखें। वैसे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर, इसलिए आपने पहले दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आप कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं वेव नंबर को। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ कि लाइमन सीरीज़ के हम स्पेसिफाइड कर लेते हैं। लाइमन सीरीज़ को जब मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइमन सीरीज़ जो होती हैं वो यूवी रीजन में होती हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती हैं। जब हम इसकी स्पेसिफाइड करेंगे आप, तो वो जो वेव लेंथ आएगी, जो एक वेव्स आएंगी, उनका जो रीजन होगा वो यूवी रीजन होता है। इस वजह से जब बी इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी बी ऑर्बिट से शेल नंबर 1 में, यानी n1 में जंप करेगा, तो उसकी जो वेव लेंथ होगी उन वेव्स की, वो यूवी रीजन में फॉल कर रही होती हैं, इसलिए हम लाइमन सीरीज़ को यूवी रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको करके भी देख लेते हैं। हमारे पास इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइमन सीरीज़ की, और बाल्मर सीरीज़ की भी इसी तरह एग्जांपल कर लेंगे, और ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो हमने डिस्कस किया था आइदर वो सच है भी या नहीं। तो हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं लाइमन सीरीज़ को, लाइमन सीरीज़, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाल्मर सीरीज़ को। ठीक है, अब फाइनल हमने पढ़ चुके हैं कि क्या हमारे पास होता है v इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है r, ठीक है, और 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू भी रखेंगे, आप इसकी भी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद आप इस रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडबर्ग कांस्टेंट किसके इक्वल था, r दैट इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ ओके, ये हमारे पास वैल्यू आई थी
पर मीटर इसका यूनिट होता है, और 1/n1² माइनस 1/n2²। अब मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि n1 में इलेक्ट्रॉन जंप किया है लेकिन n2 से, तो यहाँ पे आप n1 करेंगे किसके इक्वल है 1 के, और n2 को आप कर देंगे किसके इक्वल है वो 2। ओके, तो ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है। जब वो हायर से लोअर की तरफ आते हैं एनर्जी हमेशा तभी एमिट होगी, जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, याद रखिएगा। तो V बार हमारे पास क्या बन जाएगा 1.09678 10⁻⁷। आप जब यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 1/2/2², 1.09678 10⁻⁷, 1 माइनस 1/4। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आती है वो इक्वल होती है 82.26 10⁵ पर मीटर। ये मैंने आपको पर मीटर यूनिट बताया हुआ, इसका ज़रूर याद रखिएगा। पर मीटर क्यों? क्योंकि ये एरिया उस लेंथ का यूनिट है जो हमने यूज़ किया कि इस 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स पास हुई हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप किया है। ये आया है हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है n2 से n1 की तरफ। अब अगर सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव किया है n3 से वो n1 की तरफ आया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसी फॉर्मूले को करते हैं जब, तो हमारे पास ये कैसे बन जाएगा V बार इज इक्वल टू 1.09। जब हम n1 इक्वल कर देंगे 1 के, और जो हायर ऑर्बिट n2 जिसको हम इक्वल किसके कर देंगे वो है हमारे पास 3 के, यानी जो सेकंड ऑर्बिट है उसको आप n3 से शो करेंगे, और फर्स्ट ऑर्बिट ये और सेकंड ऑर्बिट 3, और इसकी वैल्यू लिखे 1.09678 10⁻⁷, और n1 की जगह पे आप लिखेंगे, पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर, माइनस n2 की जगह पे आप करेंगे, क्योंकि हम ऑर्बिट कौन सा ले रहे हैं 3, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे आया है, थर्ड शेल से फर्स्ट शेल की तरफ आया है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 97.49 इंटू 10⁵ पर मीटर। ओके, इसी तरह जब आप यानी कि सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट में n1 में, लाइमन सीरीज मैंने आपको बताया हुआ है कि तभी कहेंगे जब किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है शेल 1 की तरफ। जब शेल 1 में इलेक्ट्रॉन आता है तो हम उसे तब लाइमन सीरीज बोलेंगे। अब n4 से अगर n1 कर दें 1, और n जो 2 हमारा सेकंड जो हायर ऑर्बिट जिसको हम कह रहे हैं वो फोर्थ शेल से आ रहा है, तो ये जो वैल्यू फाइंड आउट कर आप इन सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे इसी तरह, तो एक वैल्यू जो आती है डेट इज़ इक्वल टू 109.678 इंटू 10⁵ पर मीटर। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनकी ये जो वेवलेंथ का एक जो रीजन शो हो रहा है ना, ये एक यूवी रीजन होता है। ये जो यूवी लाइट्स होती हैं ना, यूवी लाइट्स की उनकी वेवलेंथ इसमें आती होती हैं। तो जो लाइमन सीरीज़ थी उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो 3 से आए, 4 से आए, फिर 6 किसी भी शेल से आता है, लेकिन जब वो n1 में पहुंचता है तो जो रेज वहाँ से पास आउट हो रही होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो वही होती है, वो उसी रीजन में ड्रॉप कर रही होती है, उसी रीजन में फॉल कर रही होती है जिनमें यूवी रीजन की वेवलेंथ होती हैं। इस वजह से हम लाइमन सीरीज़ को क्या कह देते हैं कि ये यूवी रीजन बी हम इसको बोलते हैं, यूवी रीजन बी आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज पॉइंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फोटोन्स ऑफ रेडिएशन एमिट होंगे वो लाइक कर रहे हैं इन द रेंज ऑफ यूवी रीजन में। ये हमारे पास मैंने आपको स्पेसिफाइड कर दिया लाइमन सीरीज़ का। इसी तरह आप बाल्मर को भी देखिएगा, जब आप बाल्मर सीरीज़ करते हैं तो वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, वो भी किस में फॉल कर रही होती हैं, यूवी रीजन के अंदर।
तो इन सिमिलरली जब उनकी वैल्यूज़ आ रही होंगी, क्योंकि वहाँ n1 जो आपका लोअर ऑर्बिट होगा वो हमेशा 2 होगा, क्योंकि बाल्मर को हमने कहा था उसका लोअर ऑर्बिट हमेशा 2 होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से जंप कर रहा है, n3 से कर रहा है, n4 से कर रहा है, n5 से कर रहा है, लेकिन लोअर ऑर्बिट n2 में आएगा, n1 में आएगा तो हम लाइमन बोलेंगे, n2 में आएगा तो हमें बाल्मर बोलना है। तो आप बाल्मर की भी इसी तरह कैलकुलेट करिएगा, n1 की जगह n2 रखिएगा, n2 की जगह आप इसका नंबर चेंज करते जाइएगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जो भी आप करते जाइए। आप देखेंगे जो वैल्यूज़ आ रही होंगी वो भी सिमिलरली लाई कर रही होंगी यूवी रीजन के अंदर। यूवी रीजन वाली जो वेव रेडिएशंस होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो सिमिलरली इनकी वेवलेंथ भी मैच कर रही होती है, इसलिए हम इन दोनों सीरीज़ को या स्पेक्ट्रल लाइंस जो लाइमन होते हैं, ये बाल्मर सीरीज़ होती हैं, इनको हम यूवी रीजन भी बोलते हैं। ये रीज़न यही होती है। इसी तरह आप खुद चेक कर लीजिएगा या कैलकुलेट करिएगा, जब आप ऑस्टिन सीरीज़ करते हैं या ब्रैकेट सीरीज़ कर रहे होते हैं या फंड सीरीज़ कर रहे होते हैं तो वो इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। रीज़न क्या होती है, आपको ये भी बताया कि हम उनको क्यों अलग अलग कह रहे होते हैं कि पॉस्टिन जब उनका लोअर ऑर्बिट 3 होगा, ब्रैकेट जब लोअर ऑर्बिट 4 होगा, और फंड जो होता है जब लोअर ऑर्बिट 5 होगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा उनकी वेवलेंथ कौन से रीजन में आती हैं, डेफिनेटली वो भी इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, इसलिए हम उनको इंफ्रारेड रीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था, थोड़ा लेंथी हो गया था, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, सारा देखिएगा, इनकी कैलकुलेशन खुद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यूज़ भी बन जाते हैं बहुत कम, लेकिन ये रीजन की जो लिहाज से एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। वैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन है वेव नंबर कैलकुलेट करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल, क्योंकि यहाँ तक कंप्लीट हो गया था जितनी उसने डिस्कशन दी थी। डिफेक्ट्स देखेंगे कि बोहर मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।